चुनी हुई सरकार के मद्देनजर लोकतंत्र के चौपाए पर सवाल, बहुतेरे सवाल। आज रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। रविशंकर जी, आपका स्वागत है, आप कृपया मंच पे आएं। रविशंकर जी, देश बदल रहा है, ये नारा देश ने सुन लिया। नोटबंदी को महसूस किया जा रहा है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं आप, और डिजिटल इंडिया की दिशा में आप लगातार अपनी बातों का जिक्र भी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक बदलाव होगा। क्या वाकई आपको लगता है नैतिक तौर पर भी और सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के बीच भी कि डिजिटल इंडिया का जिक्र और दूसरी तरफ न्यूनतम का संघर्ष खुद को कहां खड़ा पाते हैं? देखिए, आपके इस प्रोग्राम के प्रायोजकों में बीएसएनएल भी है। मैं इनके विभाग का भी मंत्री था। ये क्रोनिक लॉस में थे। जब मैं आया तो 8,000 करोड़ के लॉस की जगह पर इनको लगभग 850 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो बढ़कर लगभग 4,000 करोड़ हो गया है। अभी एयर इंडिया की बात हुई, वो भी लॉस में थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चले गए। लेकिन आपने बात की डिजिटल इंडिया की। देखिए पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी, देश बदल रहा है, हम कितना उस देश के बदलाव को समझ रहे हैं। 125 करोड़ के हिंदुस्तान में 104-5 करोड़ मोबाइल फोन है, 108 करोड़ आधार है, 50 करोड़ लोग इंटरनेट पर हैं। लेकिन देश कैसे बदल रहा है, मैं 2 उदाहरण दूंगा। हमारी सतम्मा देवी तेलंगाना की बीड़ी मजदूर डिजिटल लिटरेट हो गई। मैंने उसको ट्विटर करके बधाई दिया। टीवी वाले पहुंच गए उसके बातचीत करने, वो और ने बड़ी शख्सियत बन गई। मैंने उससे बात किया, वो ना हिंदी जानती ना अंग्रेजी। मैंने पूछा आप क्यों बनी? उसने जो जवाब दिया वो है बदलते हुए हिंदुस्तान की तस्वीर। उसने कहा मेरा बेटा दुबई में प्लम्बर है और मैं अपने पोते को मिस करती थी, और मुझे कहा गया अपने पोते को देखना हो तो स्काइप करना सीखो, बात भी करोगी चेहरा भी देखोगी। तो पोते से बात के लिए मैं स्काइप करना सीख गई। ये है नया हिंदुस्तान। बीड़ी मजदूर। बिहार के बोधगया की बैजंती देवी, अभी हमारा डिजिटल इंडिया का लगा था ट्रेड फेयर में बड़ा सा स्टॉल, मैंने उसकी बड़ी सी फोटो लगवाई थी, कहा मेरी फोटो छोटी करो। बहुत गरीब परिवार से उसने माउस से अपनी जिंदगी बदली है, डिजिटल सर्विसेज देती है, पढ़ाती है और बाकी काम करती है। हमारे लगभग 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो डिजिटल डिलीवरी गांव में दे रहे हैं। तो ये बदलाव हो रहा है। और मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमने 25 करोड़ आधार के जनधन अकाउंट खोले, उनको अपने आधार से जोड़ दिया और गरीबों की सब्सिडी, गैस की सब्सिडी, किरासन की सब्सिडी हमने देनी शुरू की। 36,000 करोड़ रुपए बचे हैं जो बिचौलिए खा लिया करते थे। तो डिजिटल गवर्नेंस का मतलब है ईमानदार गवर्नेंस। मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये देश, और एक बात जान लीजिए, हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी का पैशन क्या है। एक मैं आज तक के माध्यम से उस ऋतिक की भी चर्चा करूंगा। वो झांसी में है, 16 साल का। झांसी में आपको मालूम है ओरछा है, बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं, स्पेन से भी आते हैं। उसके पिताजी की सुवेनिर की दुकान थी। स्पेनिश अंग्रेजी नहीं बोलते थे, उसके पिताजी टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते थे। उनके बेटे ने गूगल पर जाकर 1 महीने में स्पेनिश बोलने का क्रैश कोर्स कर दिया और उसका बिजनेस बढ़ गया, क्योंकि हल्ला हो गया वहां एक छोटा लड़का स्पेनिश बोलता है। तो गूगल, फेसबुक में अमेरिका के बाद इंडिया सबसे बड़ी जगह है। तो वाजपेयी जी, हिंदुस्तान बदल रहा है, हम पहचान नहीं पाते हैं। और उसी पहचान में नोटबंदी का जो ये कैशलेस पेमेंट की योजना है वो बहुत आगे बढ़ाएगी। तो रविशंकर जी, आप आईटी के मिनिस्टर होते या नहीं होते, प्रधानमंत्री मोदी होते या नहीं होते, जो टेक्नोलॉजी है वो तो आ ही गई और टेक्नोलॉजी का विस्तार और होगा। सवाल यह है कि मई 2014 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था, उसमें जिक्र गरीबों का था, टेक्नोलॉजी का नहीं था। उसमें जिक्र उनकी न्यूनतम जरूरतों का था। उसमें डिजिटल वाला हिस्सा नहीं था कि जो टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको विस्तार करती चली जाएगी। आप जिन चीजों का जिक्र करते हैं उसमें आपका योगदान कहाँ है? वह तो एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आप करें, कोई सीईओ कर ले, कोई छोटा सा अधिकारी काम कर ले, वो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। सवाल है कि पानी पीने के लिए साफ पानी इस देश में कितने लोगों को मिलता है? हेल्थ सेक्टर्स में क्या हालत है? मजदूरी जो मिलती थी वह भी इस प्रोसेस में छिन गई है, जो नकदी पर टिकी हुई थी 52% हिंदुस्तान की। आपके जीडीपी को लेकर दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज अब सवाल खड़ा कर रही है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है।
मुश्किल है कि हमारे पास विजन क्या है, और वो विजन क्या आप बताने की स्थिति में है? देखिए, आपने कई सवाल एक साथ पूछ दिए। अगर मोदी को आप थोड़ा जानने की कोशिश करते हो और आप उनको कम जानने की कोशिश करते हैं, तो ये सवाल आप नहीं उठाते कि टेक्नोलॉजी के बारे में मोदी जी की चिंता नहीं है। वो टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं। गरीबों के विकास के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी है। और एक बात बताऊं, अभी एक हफ्ते पहले रिपोर्ट आई कि आधार को हमने लिंक किया महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों के स्कूल में, फीस के लिए, पेमेंट के लिए, अटेंडेंस के लिए, क्योंकि वहां सब कुछ सरकार के खर्च से चलता है। 40% स्टूडेंट की संख्या घट गई और 20% टीचर की घट गई, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। देखिए, हमने पहला काम क्या किया कि हिंदुस्तान को ईमानदार गवर्नेंस दिया है। 26 में 14 के पहले हिंदुस्तान की क्या हालत थी, कितने घोटाले थे, उसकी चर्चा आपसे बहुत कर चुके हैं। और आज मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईमानदारी से चलती है, घोटाले नहीं होते हैं, सारे फैसले ईमानदारी से होते हैं। अब आपने कहा कि हमने क्या किया? हम पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि ग्रोथ हो। मैं देश के इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मंत्री हूं। जिस समय मैं आया था 11,000 करोड़ का पूंजी निवेश था, आज 1,26,000 करोड़ का हो गया है। और पिछले एक साल में वाजपेयी जी 40 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हिंदुस्तान में आई है, जिसमें 11 आपके नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और 40,000 लोगों को डायरेक्ट और 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्ट नौकरी मिली है। लगभग 11-12 आपके एंसिलरी यूनिट आई है जो चार्जर इत्यादि बनाती है। अब आपने पूछा कि हमारी भूमिका क्या है? हमारी भूमिका यह है, मैंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात कही। जब मेरी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 75,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। अब 1,75,80,000 हो गए हैं। मैं उनको 2.5 लाख लेने जा रहा हूं। आपने कहा हमारी कहां भूमिका है? पूछे बैठे हैं बीएसएनएल के लोग, हम देश को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो 3 साल में 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बना था। हमने 2 साल 3 महीने में 1,42,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगाया गांव में। ये हम काम करते हैं। आपने पूछा आईटी में आप क्या कर रहे हैं, तो आप सुन लीजिए। जो हमने पॉलिसी बनाई, जो हमने सिस्टम बनाया, जो हमने गुड गवर्नेंस बनाया, जो हमने उनको सपोर्ट देना शुरू किया, तो आज भारत की आईटी कंपनियों ने इस साल 108 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। समझे आप? तो ये होता है जब आप ईमानदारी से लीड करते हैं और फ्रंट में लीड करते हैं, तो फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू इनोवेशन टू प्रो पुअर इनिशिएटिव, ये सब होते हैं। अब ये मुझे बताइए आप, ये गरीबों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? नीम कोल्ड यूरिया क्या है? ये ई मंडी जो हमने बनाई है वो क्या है? आज किसान क्लिक दबाते हैं, कई स्टेट्स की मंडियां उस पर सामने में आ गई। आज मैं बताऊं, आपने जो हमने ई हेल्थ बनाया है कि आज एम्स को आप डिजिटली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग जनता के लिए, उसके लिए उचित गवर्नेंस और लीडरशिप, ये हम करके दिखाते हैं। अब आप देखेंगे तो बड़ी कृपा होगी। वैसे आजकल आप हमको बहुत दिन से नहीं देखते हैं, अलग बात है, लेकिन थोड़ा ईमानदारी से देखे होते तो हमारा काम आपको समझ में आ गया होता। रविशंकर जी, कोई किसान जैसे ही नेट खोलेगा पेमेंट करना पड़ता है। सरकार का ही आंकड़ा बतलाता है कि हिंदुस्तान में जो पर कैपिटा किसानों की आय है वो मौजूदा वक्त में कम से कम 50% जो नॉर्थ इंडिया के हैं, उनकी प्रतिदिन की आय अगर औसत भी ले आते हैं तो वो लगभग 130 रुपए आता है औसत के तौर पर। देश में बढ़ते बढ़ते 250 हो जाता है। ये औसत की स्थिति है। आप जब कहते हो कि किसान बटन दबाएगा, आपको फीलिंग नहीं आती है किसान कौन सा बटन दबाएगा? कहाँ है उसके पास मोबाइल? कौन सी ई गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? किस किसानों का जिक्र कर रहे हैं? किस मंडी का जिक्र कर रहे हैं? आजादपुर मंडी तो दिल्ली में है, आप जाकर देखिए आज क्या हालत है वहां पर। कहीं दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। हम लोग जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? टेक्नोलॉजी से दुनिया नहीं चलती है, सरोकार से चलती है, सहकार से चलती है। देखिए, इस देश में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो रोते हुए आते हैं, रोते हुए गुजर जाते हैं। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, सब गड़बड़ है, बहुत भ्रष्टाचार है। एक इस तरह के बोर होते हैं, खुद भी बोर होते हैं, दूसरे को भी बोर करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको ठीक करना है और भविष्य को मजबूत करना है। और आज डिजिटल इंडिया, और आपसे मैं बिल्कुल डिफर करता हूं, अगर थोड़ा मुझे जानते होंगे तो मैं जमीन पर रहता हूं। जेपी मूवमेंट से जमीन पर था और आज तक जमीन पर हूं। और आज अभी मैं गया था एक गांव मेरठ के आगे,
और जाके देखा कि आशा वर्कर्स ने जब डिजिटल साक्षर हुई तो उनमें क्या गुणवत्ता आई, मैं देख करके आया हूं। अभी मैं गया था मेरठ में, 4000 बच्चे आए थे, वो डिजिटल इंडिया से क्या बदलने का काम कर रहे हैं। मैं गया था काशी में, गया था पटना में, हर जगह घूमता रहता हूं। इसलिए आज तक इस तस्वीर आप दिखाइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन जमीन की तस्वीर मैं देख रहा हूं, वो डिजिटली इंपावर होकर कैसे अपनी बात कहते हैं। आपको बताऊं, फेसबुक पर मुझे लगभग 5-10 लाख लोग फॉलो करते हैं और ट्विटर पर 12 लाख फॉलो करते हैं। ये मेरी अपनी फॉलोइंग है, आपसे कमी होगी लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो गांव से कमेंट आते हैं, अगर वो सतम्मा देवी टेक्नोलॉजी को और वो बैजंती देवी ये करने की कोशिश, आपको बताऊं बोध गया में, क्योंकि बिहार को आप फॉलो करते हैं, मैंने दलित महिलाओं का एक ट्रेनिंग कैंप कराया था टू रन कॉमन सर्विस सेंटर। 300 महिलाएं आई थी, उसमें हमारे अल्पसंख्यक भी थी, और उसमें से मैंने 10 को बुलाया, कहा तुम मेरे सामने बोलोगी। एक हफ्ते में घूंघट यहां से यहां आ गया था। वो माउस का पावर है। तो ये देश बदल रहा है वाजपेयी जी, कभी कभार उस बदलाव को आप भी समझेंगे तो अच्छा लगेगा। वो भविष्य की आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं सब ठीक हो गया है, ये देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है, ईमानदारी से, आशा से। एक बात मैं और कहूंगा, हमारे पाल जी ने मोदी जी के हवाई जहाज से घूमने की चर्चा की। अब राहुल जी भी बोलते थे कि आजकल मोदी जी भारत की यात्रा पर हैं। अभी पाकिस्तान के साथ हमारी अदावत हुई, देखा आपने। यूरोप, अमेरिका, हमारा नेबरहुड, ऐसे देश, सऊदी अरेबिया, मस्कट, कतर, ईरान, आपके अबू धाबी, दुबई, ये सब आतंकवाद पर भारत के साथ खड़े रहे, जो पहले शायद पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट रहा करते थे। तो मोदी जी अगर बाहर जाया करते थे तो हिंदुस्तान की सुरक्षा की दीवार को मजबूत करने और पाकिस्तान की कमजोर करने जाया करते थे। और आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि मोदी जी के बारे में आप जानकारी कम रखते हैं तो थोड़ा देना जरूरी होता है आपको। मैंने इसको फॉलो किया। अभी जो पेरिस में पर्यावरण की डिबेट हुई थी, तो महीने भर चलती है, तो जब वो फ्रांकोआ हॉलैंड ने ओबामा जी को फोन किया, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि हमारा ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है, आपको कुछ कहना है, तो उन्होंने अपना सुझाव दिया। और राष्ट्रपति ओबामा ने फ्रांकोआ हॉलैंड, फ्रांस के राष्ट्रपति को कहा, आपने नरेंद्र मोदी जी से बात किया है, कृपया करके उनकी भी राय ले लीजिए। ये हिंदुस्तान का आइन बढ़ रहा है। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, अभी पिछले 1 महीने में मैं कई विदेशों में गया था और मैंने कहीं और भी इसको कहा है। मुझे दुनिया के 4 के भारत के एम्बेसडर्स ने कहा, और एम्बेसडर्स बनते हैं 30-32 साल के आईएफएस की सेवा के बाद, कहा रविशंकर जी आज हमें आपको कहने में जरा भी उज्र नहीं है कि हम 30-32 साल से फॉरेन सर्विस में हैं, लेकिन जितनी दुनिया में इज्जत हमको आज मिलती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एम्बेसडर के रूप में, उतनी आज तक नहीं मिली। ये सच्चाई। अब अगर पुण्य प्रसून वाजपेयी जी कुछ मानेंगे तो मुझे भी अच्छा लगे, नहीं मानेंगे तो आपके उस अधिकार का भी सम्मान करते हैं। वाजपेयी जी से अच्छे हैं ना मोदी जी? जी, वाजपेयी के दौर में भी आप मंत्री थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी से अच्छे हैं? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छी बात। तो वाजपेयी कहेंगे तो समस्या पैदा हो जाएगी ना। नहीं देखिए, मेरा खाली कहना यह है, ये तुलना करना ही आपके प्रश्न का प्रायोजन बताता है। अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे एक प्रकार से पिता तुल्य, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, हम लोग को खड़ा किया, आगे टल गए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस दृष्टिकोण से आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो कहा सबका साथ सबका विकास। और अगर कोझिकोड की सभा में उन्होंने पाकिस्तान को एक दिन चुनौती दी, तो दूसरे दिन हमारे आइडियोलॉजिकल गुरु दीनदयाल उपाध्याय को कोट करते हुए कहा, मुसलमानों को न पुरस्कृत करो न तिरस्कृत करो, उन्हें अपनाओ। ये उनकी दृष्टि है। अगर वो भी आप नहीं देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हमने देखा, पहले पन्ने पर विज्ञापन देखा था जियो का। बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी नहीं हो पाते हैं, लेकिन जियो के कैसे हो जाते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात, उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात की, लेकिन आपको जियो से क्या परेशानी है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मुझे बता दीजिए आप। मैंने आपको पहले भी, आज इसका फैसला हो जाए, मैंने आपको पहले भी देखा जियो पर सवाल करते हुए। आपकी परेशानी क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन हम समझ पाए हैं, वो चाहते हैं कि देश सरकार चलाए, सरकार जिम्मेदारी ले, एक स्वदेशी का भाव रहे,
और प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर उनकी कोई बहुत रुचि नहीं है, नहीं तो ये नोटबंदी होती भी नहीं, क्योंकि कहाँ ब्लैक मनी है, कहाँ करप्शन है, ये आप भी जान रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं। क्षमा करिए वाजपेयी जी, आप नोटबंदी को समझ ही नहीं पाए। फिर तो मैं एक बात कहूंगा, मुझे इसका जो रुक जाइए बात, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। रुक गए। मोदी जी की सरकार बनी, पहला फैसला एसआईटी बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल से पेंडिंग था, पिछली सरकार ने नहीं इंप्लीमेंट किया था। नंबर 2, पूरे दुनिया में G20 में बैठकर कहा ब्लैक मनी के खिलाफ एक स्वर में बोलना पड़ेगा। नंबर 3, साइप्रस और मॉरिशस के पूरे डबल टैक्सेशन को रिनेगोशिएट किया कि यहां पर हम कर सकते हैं। बेनामी एक्ट को टफ किया, इनकम टैक्स एक्ट को टफ किया। ये पूरी सीरीज है, ये एक एक्ट नहीं हुआ उन्होंने। और बाद में नोटबंदी की। और आज आपने टीवी के एंकरों को देखा होगा कि घुसा घुसा कर लोगों से पूछ रहे हैं कि परेशानी है। लोग कहते हैं परेशानी है, फिर भी मोदी के साथ है। उन्होंने देश की जनता की शक्ति को जगाया है उन्होंने। और याद करिए, एक नहीं हुआ, पहले देश में बहस क्या हुआ करती थी कि 9 सिलेंडर मिलेगा कि गैस का 12 सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने देश से अपील की कि क्या अपने आप सब्सिडी छोड़ोगे, और 1.25 करोड़ लोगों ने अपने आप सब्सिडी छोड़ी। तो हिंदुस्तान देश की जनता पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये आपको कहां से लग गया कि मोदी जी सब काम सरकार ही करेगी सोचते हैं? नहीं सोचते। एक मिनट, लगता है गुजरात मॉडल का खाका आपके दिमाग में सिर्फ एक ही है, गुजरात मॉडल, जो आपने 2002 से रखा हुआ है। उसके बाद गुजरात में किस तरह से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया। देखिए मोदी जी की सोच क्या है, बीएसएनएल भी आगे बढ़ेगा, बाकी भी आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन में। और आज मैं गर्व से कहूंगा, हमारे बीएसएनएल ने जब आया था नेपाल में भूकंप, तो उन्होंने फ्री दिया, जो बाकी लोग नहीं दे पाए, हिंदुस्तान के लोग जो वहां फंसे हुए। दोनों काम करते हैं। तो आपको इससे परेशानी क्या हो जाती है भाई? परेशानी हमें नहीं है। परेशानी मेरे ख्याल से आप चूंकि कानून मंत्री भी हैं, और जब इस बात का आप जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, नोटबंदी से कानून पर चले गए। जाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी आ जाइए, चलिए आइए, बिल्कुल। लोकतंत्र के जो 4 खंबे हैं, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को चेताते भी हैं कि चुनी हुई सरकारें जो होती हैं उनको आप काम करने से रोक नहीं सकते हैं। जेटली साहब पार्लियामेंट के भीतर तक कहते हैं कि हमको लगता है हमारे हाथ बंध चुके हैं। कहीं आप हस्तक्षेप कर रहे हैं दूसरों के हिस्से में, या बता रहे हैं कि जब हम चुनी हुई सरकार हैं तो हम ही देश हैं, हम जैसा चाहेंगे हम ही संविधान है। आप ऐसा कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप ये बताइए कि हम लोग अब 2.5 साल से मंत्री हैं, आज तक में हस्तक्षेप किया है? जो आपको परेशानी है कि हम दूसरे में हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, इस सवाल का मतलब कहना है। आप मुझे जवाब दे दीजिए। जब आप सवाल पूछते हैं तो थोड़ा व्यंग्यात्मक तीरों के लिए भी तैयार रहिए। आप समझ गए? आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये बात यहां लोग बैठे हैं और देश आज तक ऐसे बड़े चैनल के माध्यम से सुन रहा है। इस सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, रविशंकर प्रसाद प्रधानमंत्री, और ये 5-6 वरिष्ठ मंत्री, कोई 4-5 साल बड़ा है, कोई 4-5 साल छोटा है। हम सभी जेपी मूवमेंट और इमरजेंसी में स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में लड़े थे। 3 आजादी के लिए, इंसान की आजादी, मीडिया की आजादी और न्यायपालिका की आजादी। उस समय आप कहां थे मुझे पता नहीं है, लेकिन जेपी मूवमेंट में जो हम लोग की तारीफ के पुल बांधते थे, मैं अंडरग्राउंड एक्टिविस्ट दिल्ली आता था तो लोग पहचानते भी नहीं थे। आपको पता था हम कहां थे? जी छोड़, हाँ मुझे पता है। उस समय आपके कम से कम उस समय की भूमिका का मैं सम्मान कर सकता हूं, यह जरूर कहूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को आप समझिए कि इस सरकार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष किया है, सफर किया है, लाठी खाए और जेल गए। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि उस समय देश के सारे हाई कोर्ट्स ने बहुत हिम्मत दिखाई। पटना, मध्य प्रदेश, कलकत्ता, सोली सोराब जी, अनिल दीवान, अशोक देसाई, फली नारीमन, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर में कह दिया कि अगर किसी को गोली मार दी जाए इमरजेंसी में तब भी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये एक सकारात्मक आलोचना हुई। लेकिन मैंने क्या कहा, और इस बात को मैं आज तक पर विस्तार से बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। देश की आजादी को 70 साल हो गए। हिंदुस्तान का संविधान सर्वोपरि है और हिंदुस्तान के लोग अपने वोट की ताकत से किसी को भी हरा सकते हैं, कोई बड़ा नेता, बड़ी पार्टी, दिल्ली में या स्टेट में। तो लोग सुप्रीम, पीपल आर सुप्रीम, नंबर 1। नंबर 2, मौलिक अधिकार, मौलिक आजादी, प्रेस की आजादी, ये परमानेंट है। अब कोई इंदिरा गांधी की तरह इमरजेंसी नहीं लगाएगा, कोई मिलिट्री को नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट हो गए। इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, और यहां रिपीट करना चाहूंगा।
सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का अधिकार है सरकार के आदेश को निरस्त कर दे, वो आदेश दे दे, कानून को निरस्त कर दे, ये उनका अधिकार है। लेकिन भारत का संविधान एक ये भी कहता है सरकार वही चलाए जिन्हें देश की जनता सरकार चलाने के लिए चुनती है, और कानून वही बनाए जिन्हें देश की जनता कानून बनाने के लिए चुनती है। यही तो मैंने कहा था। इस पर क्या परेशानी है भाई आप? हमें परेशानी नहीं है। और ये संविधान का छात्र बोल रहा है? नहीं, आपने अच्छा कहा, चुनी हुई सरकार का जिक्र कर दिया। हमें ममता बनर्जी याद आ गई, हमें केजरीवाल याद आ गए, पता नहीं उन्हें किसने चुन लिया है। वही आरोप आप पर लगाते हैं यही बात का कि आप तो उनके भी नहीं चलाने देते हो। देखिए 70 में 67 सीट के जनादेश को स्वीकार करने के बाद कोई जनादेश को इस तरह से बर्बाद करता है, अपने लोगों से जंग, प्रशांत भूषण से जंग, योगेंद्र यादव से जंग, नरेंद्र मोदी से जंग, बाकी से जंग, ऐसी सरकार चलती है क्या? जंग से जंग, जंग से जंग। अभी तक मीडिया से जंग, मीडिया को कहा सब बिके हुए हैं, सिर्फ पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी से जंग वो नहीं करते। ये भी उनका सम्मान हमको करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग अरविंद केजरीवाल भारत के प्रधानमंत्री के बारे में करते हैं, क्या ऐसी बात का प्रयोग किसी और ने किया है क्या? ये भी देख रहे हैं। एक दिन जो बंदा हमारा बाल काटने आता है वो बड़ा मजाक भी करता है, बाल काटता है, हंसी भी आती है। कहा भैया जी आज सुबह हमारे बगल में एक गाय दूध नहीं दे रही थी, तो किसी ने कहा भैया केजरीवाल जी को मत बुलाओ वरना ये भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के कारण दूध नहीं दे रही है। ये क्या मतलब है? क्या ये हल्की राजनीति है? और क्षमा करिए वाजपेयी जी, हिंदुस्तान हल्की पॉलिटिक्स को कभी लाइक नहीं करता है। अब उसका आगे क्या होगा, कितना गवर्नेंस है, डेवलपमेंट देखा जाए। हाँ इतना जरूर है, लोकतंत्र में ममता जी का भी स्थान है, लोकतंत्र में अरविंद जी का स्थान है। जनता ने उनको वोट दिया, अब आगे चुनाव होगा, जनता तय करेगी। जोक तो सर 75 साल को लेकर भी बने हैं। 75 साल आपकी हो गई है क्या? दिल्ली की तरफ मत देखिए। अडवाणी जी के घर में बैठे हम, जोशी जी के घर में बैठे हम, और जिन्हें भी दरकिनार कर दिया गया, जोक तो उस पर भी बने हैं। सवाल यह है कि आपको अगर जनता ने चुना है और संविधान की शपथ आपने ली है, तो उसके बाद आपके जहन में ये सवाल क्यों उठते? या तो पार्लियामेंट में लाकर संशोधन कर दीजिए चीजों का। आप जिस बात का सुप्रीम कोर्ट का आज आपने जिक्र किया है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का सपोर्ट बाला साहब ठाकरे ने किया था, वो उनकी पार्टी गलत बोल रहे हैं आप, साथ है। वो जेल में गए थे। बाला साहब, मैं संघर्ष में था, गलत बोल रहे हैं आप। बाला साहब, आप गलत बोल रहे हैं, गलत मत बोलिए आप प्लीज। बाला साहब, संघ के स्वयंसेवकों ने जितना संघर्ष किया, उनके नाखून निकाले गए थे मध्य प्रदेश में, बिहार में क्या मैं जानता हूं। मिस्टर वाजपेयी डोंट स्पीक फॉल्सहुड प्लीज। बाला साहब ठाकरे रिपीट करूंगा, आप गलत बोल रहे हैं। ने इतना ही नहीं कहा था, उन्होंने कहा था इस देश में तानाशाह होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी उनके शब्द हैं। चलिए अब आपको, अगर मैं जानता हूं कि आप संघ से चिढ़ते हैं, लेकिन उस चिढ़न में नहीं, संघ बीच में कहां से आ गया? आपने बाला साहब ठाकरे और संघ में तो कुछ वो संघ के हेड थे ना, मैं जानता हूं सर। बाला साहब ठाकरे हम बोल रहे हैं, बाला साहब ठाकरे शिवसेना। सॉरी, हमने कहा आपने बाला देवरस की। नहीं, देवरस से बहुत अच्छे रिश्ते हमारे रहे हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। यकीनन नई खबर सुनी हमने आपकी। नहीं, आपने नई खबर सुनी हमने आपके बारे में। ये मोहन भागवत भी जानते हैं, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। हम ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं। ठाकरे ने कहा था, संघ से आपके संबंध काफी बहुत बेहतरीन रहे हैं, नागपुर में रहे हैं। क्या बात है। और इतना ही नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी क्यों अयोध्या रथ लेकर नहीं नागपुर में घुसे थे, ये भी हम बतलाने की स्थिति में, हम उस पर नहीं आ रहे हैं। तो मैं अपने को करेक्ट ठाकरे, अब ठाकरे की बात तो आप उनसे पूछिए। अरे हजूर, उनके साथ हैं आप लोग। ठीक है, क्यों है? हम तो आपके साथ भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो साथ की बात है, तो अब ये बात आप शिवसेना से पूछिए। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। मैं एक बात अवश्य कहूंगा, बाला साहब पहले तो मैं करेक्ट कर दूं कि मैंने इनको बाला साहब देवरस समझा, आई एम सॉरी, मैं क्लैरिफाई कर दूं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि बाला साहब ठाकरे को जितना मैंने देखा है, उनकी कांग्रेस विरोध की राजनीति प्रामाणिक थी, ये मैं जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं, देखिए मैं देश की राजनीति में 90-91 से हूं, जब मैं बीजेपी की युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। 8 राज्यों का प्रभारी रहा हूं, अब लंबा 17 साल एमपी हूं, वाजपेयी जी सरकार में मंत्री था, अभी भी हूं। और आप मुझे बहुत दिन से झेल रहे हैं, आप तो जानते ही हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग देश को समझते हैं और पढ़ते भी हैं। बाला साहब ठाकरे वॉज कमिटेड एंटी कांग्रेस, ये मैं जानता हूं।
अब उनको लगा कि तानाशाह देश में एक ऐसा होना चाहिए, ये उनकी अपनी सोच है। उस सोच से मैं एग्री करता हूं नहीं, मैं मानता हूं ये मुल्क जमहूरियत से चलेगा, डेमोक्रेसी से चलेगा, लोगों की राय से चलेगा। और अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया कि देश की जनता को विश्वास में लिया कि तुम्हें 50 दिन डिफिकल्टी होगी, लेकिन ब्लैक मनी के नासूर को हम खत्म करेंगे, हिंदुस्तान को ईमानदारी के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, और देश उनको ट्रस्ट कर रहा है, तो ये देश की जनशक्ति है, हमें इसको मानना चाहिए। अभी सोचने का तरीका होगा। नहीं ठीक है, वो 50 दिन तो हम लोग इंतजार कर ही रहे हैं, 31 से रिपोर्ट शुरू होगी, वो मुश्किल नहीं है। आप तो बीच में ही रिपोर्ट चले गए थे साहब, कहां कहां आपने माइक लगाया था, लोगों के पास क्या क्या पूछा था, लोगों ने देखा है। हम अधिकार का सम्मान करते हैं। नहीं, हम भी सम्मान करते हैं। नहीं, एक बार सुन लीजिए, आज मैं आज तक के चैनल पर ये ओपनली देश का एक वरिष्ठ मंत्री बोल रहा है कि पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी के, नरेंद्र मोदी के भयंकर आलोचना करने के अधिकार का हम सम्मान करते हैं। ये बात दीगर है, उनकी आलोचना जनता नहीं समझती है, ये बात दीगर है। आप तो 14 के पहले से उनकी आलोचना कर रहे हैं, 14 से आज तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जीतते हैं। अभी गुजरात जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, आसाम जीत गए, लेकिन आपके उस अधिकार का हम सम्मान करेंगे। और आप हमारी आलोचना करते रहें, आपके इस अधिकार के हम लड़ते भी रहेंगे, लेकिन हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे, कभी कभी हमने कुछ अच्छा ही देख लिया कीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। रविशंकर जी, मुश्किल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो हमें नहीं बुलाया पीएमओ में, मनमोहन सिंह को बुला के पूछना पड़ा था आप हमारी आलोचना क्यों करते हैं, और ये रिकॉर्डेड है। 2009 का जिक्र हम कर रहे हैं, उनके पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे हमने अटैक किया था, और मनमोहन सिंह का फोन आया था और उन्हें पीएमओ बुलाया था, और हमने कहा था कि हमारा काम है आपकी आलोचना करना। अगर आप भटक रहे हैं तो सवाल यह है कि आप कह देते हैं, वो खामोशी से सहते चले गए। हमारी मुश्किल ये भी नहीं है। आपको मोदी जी ने कभी रोका है कि आपकी आलोचना करने से? पता नहीं। आप मुझे बता दीजिए ना। अब आपको पीएमओ में अगर नहीं बुलाया जा रहा है, अरे जनाब, हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं। इतनी परेशानी क्यों है? हम खाली, आपने कहा क्यों? जर्नलिस्ट का काम है आलोचना करना। आप बिल्कुल करिए। जब भारत मोदी जी की सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री आपके मंच पर आपके आलोचना के अधिकार का सम्मान कर रहा है, तो आप मस्त रहिए ना। नहीं, हमें लगता है इससे चर्चा नहीं कर रहे। पत्रकार अपना काम कर रहा है, मंत्री अपना काम कर रहा है। बिल्कुल करिए, है ना। मुश्किल ये है कि हमने जिक्र इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहा क्योंकि अब चीफ जस्टिस जो है जेएस केहर साहब होने वाले हैं, और मेरे ख्याल से 5 सदस्यीय बेंच जब बैठी थी और जिसमें चर्चा कॉलेजियम और एनजेएससी को लेकर हुई थी, तो वही लीड कर रहे थे और उन्होंने पाठ पढ़ाया था। जो उनका फैसला था वो अपने आप में चुनी हुई सरकार को एक पाठ था, जिसकी आप लोगों ने भरपूर आलोचना की थी। ये टकराव जो हम देख रहे हैं जुडिशरी और सरकार के बीच का, अब है कि 3 को रिटायर करेंगे, 4 को शपथ लेंगे, आ जाएंगे। ये आपको लगता है कि जो मुश्किल हालात है, जो आंसू टपकते हैं चीफ जस्टिस से, आप लोग जजेस की नियुक्ति नहीं करते हो, इन मुश्किल हालातों में आपको लगता नहीं है कि एक सहमति बननी चाहिए? देखिए, पहले मैं एक बात कह दूं, वो कानून पास किया था, यहाँ वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, संसद के दोनों सदनों ने 100% सपोर्ट किया था, और देश की 50% विधानसभा ने सपोर्ट किया था, और स्वयं जेएस वर्मा साहब ने कहा था कि कॉलेज सिस्टम गड़बड़ है, इसको ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को उलट दिया। उस निर्णय के प्रति हमारा रिजर्वेशन है, और निर्णय की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन हमने उस निर्णय को माना है। हमने 120 हाईकोर्ट जज की नियुक्ति कर दी है, जो आज तक के इतिहास का सेकंड है। 4 सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की हमने, लगभग 124 एडिशनल जज को कंफर्म किया, और अभी भी 5000 पोस्ट खाली है सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, वो हाईकोर्ट को करना है। और लगभग 430 पोस्ट खाली है हाईकोर्ट के, जिसमें 280 पर हाईकोर्ट को अपना नाम भेजना है। तो अपना काम हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपने उठाई है, तो आज मैं यहां पर उस बात को कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं देश इस बात को जाने। उस निर्णय में, और मैं उस निर्णय की बड़े आदर से आलोचना कर रहा हूं कानून के छात्र के रूप में। उस निर्णय का सार यह है कि अगर लॉ मिनिस्टर बैठेगा और जज की नियुक्ति होगी, तो कोई केस अगर आएगा सरकार के खिलाफ, तो मुवक्किल के मन में सस्पिशन होगा कि ईमानदारी से फैसला करेंगे कि नहीं करेंगे। इस पर मुझे एक बात कहनी है। भारत का संविधान 1950 में आया। 1950 से 1993 तक लॉ मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर, इसके पार्ट होते थे, चीफ मिनिस्टर पार्ट होते थे। अब इसके 2 बिंदु हैं, और मैं आप थोड़ा अनुमति दीजिए। भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति में प्रमुख भूमिका निभाता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
पब्लिक सर्विस कमीशन, सीवीसी से लेकर सारे संवैधानिक पद में उसकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है। उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन होता है, वो भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, वो सेना के चीफ, आर्मी के चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ बनाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री अपनी मंत्रियों के साथ इतने बड़े काम कर सकता है, लेकिन एक जज की नियुक्ति में उससे ईमानदारी की अपेक्षा नहीं, ये कितना उचित है ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मुझे क्या कहनी है, 93 के बाद कॉलेजियम सिस्टम आया, उसके पहले कानून मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इसके पार्ट थे, अभी भी हैं, उतना नहीं थे। भारत के सम ऑफ द फाइनेस्ट जजेस पूर्व प्रक्रिया से आए, HR खानिया, हिदायतुल्ला, गजेंद्र गडकर, कृष्णा अय्यर, मैं नाम गिनाऊं, कितने के नाम गिनाऊं। और एक जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के छोटे जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेटिसाइड किया, उनकी भी नियुक्ति पुराने सिस्टम से हुई थी। तो क्या 93 के बाद से उस कैलिबर के जज आए हैं? अब एक चर्चा की बात है। हमने निर्णय को मान लिया, ईमानदारी से मान लिया, हम काम कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर जुडिशरी, और मैं स्वयं जुडिशरी का एक पार्ट रहा हूं, इसलिए हम लोग जुडिशरी के सम्मान, स्वतंत्रता और उनकी इंटेग्रिटी की पूरी चिंता करेंगे। लक्ष्मण रेखा पार नहीं करें, अटॉर्नी जनरल यहां तक कहते हैं। और उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन में खेहर साहब ने यह भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसे सुधारने की जरूरत है, वो प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन सर एक चीज बताइए, आप हर जगह जो चुनी हुई सरकार है वो अपना वर्धस्त क्यों चाहती है कि उसकी भूमिका बड़ी हो जाए? दुनिया में कहीं नहीं है चुनी हुई सरकार। अमेरिका में सीनेटर्स तय करते हैं, ब्रिटेन में तो एक आम नागरिक भी रहता है उस कमेटी में। देखिए, अब एक दिन जरा आप हमसे आप अलग से इंटरव्यू करिए और आपको दुनिया में नियुक्ति की प्रक्रिया जजेस की क्या है मैं बताऊंगा। और आपने चूंकि एक बात कही तो मैं डॉक्टर अंबेडकर को कोट करना चाहता हूं। संविधान में लिखा हुआ था, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, निर्णय यह है कि द सुप्रीम कोर्ट विल अपॉइंट। ठीक है, हमने वो भी मान ली एक बात। लेकिन आपने बात की, चूंकि हम हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर से एक बात पूछी गई थी, ये संविधान सभा का अंग है, जिसमें उन्होंने कहा था, वी डोंट वांट टू गिव द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन वन सिंगल हैंड, वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये अंबेडकर ने कहा था। तो भारत के संविधान की भावना है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हमने स्वीकार किया है, ईमानदारी से स्वीकार किया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। और बताया कि आज तक का सेकंड हाईएस्ट हमने जजेस की नियुक्ति की है। 1990 से आज तक साल में एवरेज 80 जजेस होते हैं। 2013 में अब्दुल्ला साहब की सरकार में 121 नियुक्त हुए, हम 120 कर चुके हैं और इस साल के अंत तक हम उनके नंबर से भी आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब एक ये भी माना जाए कि जो फैसले मौजूदा वक्त में बीते 30 महीने हो चुके हैं, जो सरकार अलग अलग फ्रंट्स पे लिए गए हैं, 50 दिन मान लीजिए इसके मांगे गए, इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं 30 दिसंबर का, उसके बाद क्या स्थिति देश में बनती है। लेकिन हम कहते हैं, चूंकि आप एक बड़े अनुभवी मंत्री के तौर पे नहीं, आपने हर दौर को देखा समझा है और जेपी आंदोलन का भी आपने चूंकि जिक्र किया, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें देश में मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों ने पार्लियामेंट के भीतर ये सवाल खड़ा कर दिया कि जिस इमरजेंसी के खिलाफ आपकी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होती है, उस इमरजेंसी के अलग अलग हिस्सों को लोग अपने अपने नजरिए से आपको क्यों देखना चाहते हैं? देखिए, पहले दो बात मैं बता दूं। एक तो मैं उसको पहले बोलना भूल गया, आप तो हमें जानते हैं ना, चारा घोटाले में भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूं ना। बिल्कुल, मालूम है ना आपको। बिल्कुल। अलकतरा घोटाले में नेताओं को जेल भिजवाने वाले वकील रविशंकर मैं ही हूं ना। तो मैं अपने न्यायालय के अधिकार को जानता हूं और आज हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया 2.5 साल में कि न्यायालय को हमारे ऊपर टिप्पणी करने का अवसर मिले, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। ये हम न्यायालय के सम्मान को समझते हैं। अब देखिए, जो मोदी जी के खिलाफ ये बात कही जा रही है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि कुछ लोग को मोदी जी भाते नहीं। अब हम क्या करें उसका? जनता ने उनको पूरा बहुमत दे दिया, इतने राज्यों में जितवा दिया हमको, अभी बाई इलेक्शन हुए तो फिर जितवा दिया हमको।
अब और तो और बच्चे को, जगह टाइम ने ऑनलाइन पोल में उनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कर दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये उनको पचते नहीं। और मुझे इस बात का बहुत बहुत पीड़ा है कि मोदी जी के खिलाफ जितना सघन अभियान दुनिया भर में चला, कैंपेन, अब भी जानते हैं, तो वो अतीत की बात है। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी को जनता का समर्थन है। अब आपने पार्लियामेंट की बात कही, हम रोज बहस के लिए तैयार हैं। 16 तारीख को पहले दिन से बहस हुई। क्या कहा था कांग्रेस के एक नेता ने? हमारे प्रधानमंत्री को हिटलर मुसोलिनी तक कह दिया। हम शांति से सुने कि नहीं सुने? जब देखे कि जनता में उनके बहस का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट से कहे पीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ। अब 10 दिन से वही चल रहा है। एक दिन पीएम जाकर के बैठे, जेटली साहब ने कहा कि पीएम इंटरवीन करेंगे राज्यसभा में, लोकसभा में राजनाथ जी ने कहा कि पीएम इंटरवीन करेंगे। अब फिर कहते नहीं, पीएम हर का भाषण सुनने के लिए बैठे रहे। अब पीएम एक दिन जाकर फिर बैठ गए। अब ये क्या तर्क है? आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो क्या भारत सरकार के प्रधानमंत्री सारा देश का काम छोड़कर 22-24 घंटा जवाब सुनते रहे? वो जवाब देंगे, वो इंटरवीन करेंगे। हमारा तो ऐसा मानना है वाजपेयी जी कि हमारे विपक्ष के लोग जानते हैं उनके तर्क जनता को नहीं भा रहे हैं, या वो हमारा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा जवाब आएगा तो सारी बातें सामने हो जाएंगे। तो अब चल रहा है तो चल रहा है। हम आज भी आपके इस प्लेटफॉर्म से हम अपील करेंगे विपक्ष नेताओं से, आए, बहस करें, चर्चा करें। संसद चर्चा की जगह है। नहीं, हम लोग मतलब इस पे डिस्कशन, मेरे ख्याल से इस देश के भीतर सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि पार्लियामेंट है या नहीं है। पहली बार ये सवाल हो गया। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के बाहर 3 रैली कर चुके हैं जिस वक्त पार्लियामेंट चल रही थी, और उन्हीं इशू पर उन्होंने लोगों से बातचीत की जिस इशू पर पार्लियामेंट के भीतर बहस हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुई। पहला हिस्सा ये था। दूसरा, इकोनॉमिक इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया गया विपक्ष के द्वारा। हिटलर मुसोलिनी वाले हम नहीं उसमें जा रहे हैं। एक स्थिति ये आई, और संयोग से हमारे सामने जम्मू कश्मीर के 2 नेता भी बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के जो हालात हुए उस पर एक तरीके से खामोशी बरत ली गई। सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, खामोशी बरती हुई है। गवर्नमेंट है, नहीं है, क्या है? नेशनलिज्म को लेकर सवाल उठने लगे, उस पर एक तरह की खामोशी थी। मैसेज ये है कि उस खामोशी में इतना डरावनापन है कि लोग क्या करें, बोलेंगे हाँ नहीं ठीक है हम लोग साथ। देखिए, मैं जवाब दे दूं, आपने बहुत सवाल कर दिया। कोई डरावनापन नहीं है, हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। कश्मीर की बात की, ऑल पार्टी डेलीगेशन गया कि नहीं गया? हुर्रियत लोग मिलने को तैयार नहीं हुए। विपक्ष के कहने पर राजनाथ जी गए, 3 दिन रहे कि नहीं रहे वहां पर। आज ये भी सच्चाई है कि नोटबंदी के बाद बहुत कमी आई है वहां पर। आतंकवाद को वहां से प्रश्रय देते हैं सरहद के पार से, ये आप भी जानते हैं। चीजें सुधरनी चाहिए, जनता का समर्थन आया है, और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने पढ़ाई की कि नहीं की, स्कूल की परीक्षाएं हुई कि नहीं हुई, तो घबराकर वो स्कूल को जलाते हैं। अब जो आपने बात की, कोई संसद में बंदी है क्या कि संसद में बहस आप करेंगे नहीं और पीएम को बाहर बोलने नहीं देंगे? ऐसा कोई संविधान नहीं है, क्षमा करिए आप। प्रधानमंत्री डे 1 से तैयार है, हमारी सरकार तैयार है, बहस करिए। वित्त मंत्री अपनी बात कहेंगे, और मैं तो राहुल गांधी के तर्कों को सुनने के लिए व्याकुल हूं। नहीं हो तो पढ़ ही दें, वही मैं सुनने को तैयार हूं। लेकिन आप बहस नहीं कर रहे हैं। आप जब बहस को तैयार होते हैं तो आप जाकर के स्पीकर की चारों तरफ धरना ले लेते हैं। आज स्पीकर साहब ने चलाया लोकसभा में क्वेश्चन आंसर, मेरा 3rd क्वेश्चन था, फिर भी घेर लिया। तो आप अगर कहते हैं फिजिकल बल से सदन नहीं चलने देंगे, तो ये 1 हफ्ता होता है, 4 दिन होता है, 5 दिन होता है, हो गया। जनता ने आपकी बात कह दी, आइए अपनी बात कहिए। कांग्रेस के अच्छे वक्ता है, आनंद शर्मा खूब बोले, येचुरी जी बोले, बोल करके मायावती जी बोली, रामगोपाल जी बोले, उसके बाद खामोशी क्यों हो गई? ये तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। और आपको बता दूं कि हम इस देश की विविधता का सम्मान करते हैं, हम इस देश की जमहूरियत का सम्मान करते हैं, हम अपनी आलोचना के अधिकार का सम्मान करते हैं। हम ये भी चाहते हैं, अगर हम दूसरे की बात सुनना चाहते हैं तो हमारी बात भी सुने। अगर संसद में बहस नहीं चलेगी, हम जनता के बीच जाएंगे। और क्षमा करिए, जनता इस मुद्दे पर हमारे साथ है। ये हिंदुस्तान की जनशक्ति का इतना बड़ा अंबार है जिसकी अपेक्षा है कि देश बदलना चाहिए, और हम देश को बदलेंगे। हम कुछ सवाल ले लेंगे, चूंकि नहीं सवाल नहीं लेंगे। अब फारूक साहब से मत सवाल लिवाइए। नहीं, हमको लगा था कि सामने 2 बड़े वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारी बातचीत के लिए आज तक की जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर में चाय पर बातचीत कर लेंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल इस दौर में कि क्या आपको लगता है कि जो
चीजें रुकी हुई हैं इस डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट चूंकि चल रहा है, क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं कहेंगे? वो खुद प्रयास नहीं करेंगे, खुद पहल नहीं करेंगे कि इस डेडलॉक को तोड़ दें? आपको बता दें, जब उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन आवर के अलावे नहीं आएंगे तब तक हम बहस नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में क्वेश्चन के बाद भी चले आए, फिर बैठे हुए थे आधा पौन घंटा, फिर उन्होंने घेर लिया, लगे आलोचना करने के लिए। आज प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बैठे हुए थे। तो प्रधानमंत्री तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहस से भाग रहे हैं। तो ये तो सवाल है, बहस से क्यों भागते हैं? आइए बहस करिए। शायद आपके तर्क इतने मजबूत नहीं है, आप जनता को प्रभावित कर सके, या हमारे प्रभावी उत्तर को सुनने का आप में संयम नहीं है। कुछ भी हो, मैं कम से कम आपके माध्यम से अपील कर ही देता हूं कि विपक्ष के लोग आ जाएं, एक बार चर्चा होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को खुद डेडलॉक तोड़ने के लिए सामने आना चाहिए, स्टेट्समैन की भूमिका में होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री स्टेट्समैन हैं, मैं आपकी बात उनको पहुंचा दूंगा कि पंडित पुण्य प्रसून वाजपेयी ने ऐसा कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, धन्यवाद।